मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 139वीं कक्षा, आप सबका स्वागत है। देहादि संघात से भिन्न आत्मा है, उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए पूर्व पक्षी ने नेत्र का दृष्टांत दिया था और सिद्धांती ने उस नेत्र को एक मान करके उसका खंडन किया था। नहीं, नेत्र को दो मान करके। पूर्व पक्षी ने नेत्र को एक माना और सिद्धांती ने कहा ये दोनों भिन्न भिन्न है। फिर पूर्व पक्षी ने कहा कि ये भिन्नता का जो है ये अभिमान हो रहा है और कारण उसमें यह है कि बीच में नासास्थी आ गई है ये एक ही। तो उसका फिर सिद्धांती ने उत्तर दिया कि एक का विनाश जब हो जाता है तो दूसरा कार्य करता रहता है, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न हैं। फिर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया कि ये एक ही है और वो उसका है अवयव, और अवयव के नाश होने पर भी अवयवी बना रहता है, इसलिए उस एक आंख से जो रह गई है वो अवयवी है, उसका जो दूसरा था वो अवयव हो गया। तो उसके एक अवयव के नाश से अवयवी रहता है, इसलिए वो देखती रहती है। इसलिए आपका हेतु ये ठीक नहीं था। तो 10वें सूत्र में जो कहा उसने कि अवयव के नाश होने पर भी अवयवी की उपलब्धि होती है, दृष्टांत दिया था उसमें वृक्ष का कि वृक्ष की एक शाखा यदि कट जाती है तब भी हम यही व्यवहार करते हैं कि वृक्ष है। तो उसका उत्तर अब आगे 11वें सूत्र में दिया था कि दृष्टांत विरोधाद प्रतिषेधः, ये आपका जो दृष्टांत है ये इसमें विरोध आ रहा है। और इसके इन्होंने 4 प्रकार से अर्थ किए हैं सूत्र के। सूत्र का तो अर्थ कर एक ही प्रकार का है, लेकिन उसकी व्याख्या में जो है 4 बातें इन्होंने बताई हैं पूरी। तो यही हमारा कल चल रहा था ये कि न कारण द्रव्यस्य विभागे कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते नित्यत्व प्रसंगात। जो कार्य द्रव्य है, कार्य द्रव्य कारण द्रव्यों से बनता है और कारण द्रव्य का विभाग हो जाने पर कार्य द्रव्य न अवतिष्ठते, वो नहीं रहेगा। क्योंकि यदि ऐसा होने लगे कि कारण द्रव्य का विभाग हो गया फिर भी कार्य द्रव्य है तो ये नित्यता का प्रसंग आ जाएगा, नित्यत्व की प्राप्ति होने लगेगी। और कार्य द्रव्य नित्य होता नहीं, तो कार्य कार्य नित्य होने लगेगा। फिर वो जिन कारणों से कार्य बना है और कारणों का हमने विभाग कर दिया, अलग अलग कर दिए। भाई ये वस्त्र है और उसका एक एक तंतु अलग अलग कर दिया, और फिर भी वस्त्र है आप कह रहे हैं, तो इसका अर्थ वस्त्र तो नित्य है। फिर ऐसे ही यहां पर है, अब वृक्ष है तो वृक्ष की एक शाखा कट गई, तो वृक्ष की एक शाखा ये क्या है, उस वृक्ष अवयवी का जो कार्य द्रव्य है पूरा वृक्ष, उसका ये क्या है, कारण द्रव्य। जो वृक्ष की शाखा है, फल है, पत्ते हैं, टहनी है, ये सब क्या है उसके कारण। और कारण द्रव्य का कर दिया विभाग, एक शाखा काटी, अब भी आप कहोगे वृक्ष है। दूसरी शाखा काटी, अब भी आप कहोगे वृक्ष है।
कितना काटें, जहां तक वृक्ष रहेगा वो कहां तक काटा जाए? वृक्ष कहना कब बंद होगा उसका? जड़ से उखाड़ दो बाहर। नहीं, जड़ से उखाड़ दें और थोड़ा सा रहने दें उसको और यहाँ से काट दें नीचे से, तो तभी कहा जाएगा वृक्ष। तो आपने वृक्ष कहना कहां से बंद किया था, वो कौन सा बिंदु है, इसका कोई निर्णय हो पाएगा? क्योंकि जैसे एक शाखा काटने से, अधिगम सिद्धांत ये है यहाँ पर कि पूर्व पक्षी ये मान करके चल रहा है कि एक शाखा कटने के बाद भी वृक्ष वैसा ही है। अगर ये मान लेता है वो कि हाँ कुछ परिवर्तन हो गया है, तब तो ठीक है। लेकिन वो यदि ऐसा मानता है कि नहीं वैसा ही है ये वृक्ष, तो फिर ठीक है, दूसरी शाखा काटी, अब भी वैसा ही तो मानना पड़ेगा उसको। ये वैसा ही शब्द वो बोलना ही पड़ेगा उसको बार 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 बार। लेकिन ये कब तक बोलेगा? अर्थात वृक्ष तो नित्य हो जाएगा, फिर ये मानना पड़ेगा। तो जब एक शाखा कट गई है तो ये वृक्ष वैसा नहीं है। सर्व शाखा संपन्न, जैसे किसी के दोनों हाथ हैं और किसी का एक ही हाथ है, एक हाथ कट गया। अब मनुष्य ठीक है, व्यवहार हम कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार करते हुए भी हमें अधूरापन लगता है या नहीं? जिसका हाथ स्वयं कटा है वो स्वयं ही अनुभव करता है, अधूरापन लगता है। एक पैर जो है नहीं है या दोनों पैर कट गए, अधूरापन लगता है कि नहीं? अरे हमारी जिंदगी तो क्या है ये, किसी के दोनों पैर नहीं है, उसकी मनोभावना को पकड़ो आप, क्या मन में है उसके, वो औरों जैसा मान रहा है क्या अपने लिए? नहीं अनुभव कर रहा है, तो अंतर तो आ ही गया ना। तो ऐसे यहाँ पर जब एक ही आंख बोला जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, तो उस एक आंख का ये जो आंख जो कट गई, जो निकाल दी गई, जो नष्ट हो गई, ये क्या है? उसका क्या बोलेंगे इसको? जैसे वृक्ष में तो हम फिर भी शाखा बोल देते हैं, फल बोल देते हैं, पत्ता बोल देते हैं, इसे क्या बोलेंगे दूसरी आंख को? अब दूसरी शब्द तो सिद्धांति के पक्ष में है, पूर्व पक्षी तो उसको एक कह रहा है, तो क्या बोलेगा इसको दूसरे वाले हिस्से को? ये क्या कहेगा? वो क्या है? इस एक अवयवी आंख जो है उसका ये क्या है? ये और ये है, तो हिस्सा का नाम देना। जैसे हम वृक्ष में नाम दे देते हैं, ये टहनी है, ये फल है, ये पत्ता है, ऐसे नाम दे दिया। नहीं, इसमें क्या नाम देगा वो तो एक आंख मान रहा है ना। तो एक में से हमने जब आधा कर दिया उसको, एक आंख चली गई, आधा हिस्सा चला गया उसका, है पूरी आंख निकाल दी है, पुतली की बात ही नहीं हो रही है। पीछे आया था ना उद्धृते, एकस्मिन उपहते उद्धृते वा, आंख ही बोलनी पड़ेगी। अब आंख बोलनी पड़ेगी तो पूरा अवयवी हो तो गया ये, अब गया तो दो हो गई है, एक ये आंख, एक ये आंख, एक दाई और एक बाई। यहां वृक्ष मान करके हम आंख को नहीं मान रहे हैं, व्यवहार में ये ऐसा नहीं आ रहा है। तो न कारण द्रव्य से विभागे कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते नित्यत्व प्रसंगात्। उसी को और खोल रहे हैं कि बहुषु अवयवीषु यस्य कारणानि विभक्तानि। बहुत सारे अवयवी हैं। एक सिद्धांत निकल रहा है, बता रहे हैं कि कोई अवयवी जब बनता है तो वह अवयवी भी अनेक अवयवियों से बनता है। अपने शरीर को ही ले लें हम, हमने हाथ को एक अवयव कह दिया, लेकिन ये भी एक अवयवी है, इसके भी अवयव हैं। अस्थि है, इसमें कोशिकाएं हैं, उंगलियां हैं, मांसपेशियां हैं। अब उनमें से किसी एक को ले लो, एक मांसपेशी को ले लो, अब वो भी अवयवी है, वो भी अलग अलग तंतुओं से जो है बनी हुई है। फिर उसमें से एक ले लिया हमने, एक कोशिका तक पहुंच गए, एक कोशिका भी अवयवी है, एक कोशिका के जो घटक तत्व है वो भी अवयवी हैं। अब उनमें से एक घटक तत्व ले लिया, अब उसके हमने और अवयव देखे। ये कहां तक श्रृंखला जाएगी? जब तक हम सत्व रस्तम तक नहीं पहुंच जाएंगे। और साइंस की भाषा में भी यदि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यहां तक भी पहुंच जाते हैं तो साइंटिस्ट भी इलेक्ट्रॉन को कोई एक कण नहीं मानते। इलेक्ट्रॉन भी सूक्ष्म होने पर भी, बहुत सूक्ष्म है,
अगर हम केंद्रक की दृष्टि से देखें, प्रोटॉन की दृष्टि से देखें, प्रोटॉन उसका केंद्रक है न्यूट्रॉन के साथ में, उसकी दृष्टि से देखें तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है उसकी दृष्टि से, लेकिन फिर भी वो अनेक कणों से मिलकर के बना है। और वहां ऐसे मानते हैं वो जैसे कि ये बादल होते हैं, तो इस तरह से अनेक कणों से मिलकर के बना है। और वो भागता रहता है उसके केंद्रक के चारों ओर, ये गति सदा रहती है उसकी। और अलग अलग तत्वों के अलग अलग फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित की गई है कि इस तत्व में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 12 हैं, इसमें 10 हैं, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं। सबके मार्ग अलग अलग हैं घूमने के। तो वो इलेक्ट्रॉन भी स्थूल है। फिर उसके भी हम कण देखेंगे। तो जब तक सत्वर स्तंभ तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये अवयवी बनते ही रहेंगे। तो किसी भी हम व्यवहार में जिस अवयवी को, वृक्ष को ले रहे हैं, हम वृक्ष को लेकर के ही सारी चर्चा हो रही है, तो वह अवयवी वृक्ष अनेक अवयवियों से, कहा तो जाता है व्यवहार में कि अवयवी अवयवों से बनता है, अवयवी अवयवों से बनता है, लेकिन अवयवी बहुत सारे अवयवियों से बनता है। यह भी बात सत्य है। आप किसी भी कण जो है उसके भाग को ले लीजिए, वो स्वयं अवयवी है एक, क्योंकि उसके भी अवयव हैं। तो बहुषु अवयवीषु, अब बहुत सारे अवयवी हैं किसी एक अवयवी के। अब उनमें से एक का, बहुत सारे अवयवियों में एक ले लिया हमने कोई अवयवी, तो यस्य कारणानि विभक्तानि, जिस एक अवयवी के कारणों को अलग अलग कर दिया गया। आप क्या मानोगे, उसका विनाश हुआ कि नहीं? एक अवयवी वृक्ष की एक शाखा ले ली, वो भी अवयवी है, और उस एक शाखा के सारे अवयव अलग अलग कर दिए, तो एक शाखा नष्ट हो गई या नहीं? ये पूर्व पक्षी स्वीकार करेगा या नहीं? एक शाखा तो गई, वो तो नष्ट हो ही गई। अब दूसरी ले ली, वो भी नष्ट हो गई। तो धीरे धीरे उस वृक्ष में कमी आती जा रही है। एक समय आएगा वो रहेगा ही नहीं वृक्ष। तो यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विनाशः, येषाम कारणानि अविभक्तानि, जिन अवयवियों के कारण अभी विभक्त नहीं किए गए हैं, अन्य शाखाएं, पत्ते, फल इत्यादि, फल फूल, तानि अवतिष्ठन्ते, वो है अवस्थित है। तो अंतर तो आ ही गया, एक शाखा कटने पर ये वृक्ष पूर्व जैसा नहीं है। किसी की एक आंख खराब हो जाए या एक हाथ भी नहीं है, कोई अंग नहीं है, तो उसे पूछें यदि कि आपको क्या लगता है, अब क्या पहले जैसे आप व्यवहार करते थे, पहले जैसे अपने को एकदम पूर्ण स्वस्थ सर्व अवयव संपन्न मानते थे, क्या वैसा मानते हैं? क्या कहेगा वो कि वैसा तो नहीं है, बहुत बाधाएं आ रही हैं, मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है। ये होता है अनुभव सबके लिए। तो वह वृक्ष भी वैसा नहीं है अब जैसा पहले था। तो ऐसे ही ये आंख पहले जैसी नहीं मानी जाएगी, फिर उसका एक भाग जो है हट गया, लेकिन यहाँ व्यवहार पूर्ण रूप से वैसा ही हो रहा है। डॉक्टर भी कहेगा आपकी एक आंख, डॉक्टर भी 2 आंख मान के चलता है? 1 और 2 संख्या बोलेगा डॉक्टर कि आपकी एक आंख खराब हो गई, एक सही है, या ऐसा कहता है कि आपकी आधी आंख खराब हो गई है, आधी सही है कि आधी तो आपकी बची है अभी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कहेगा। व्याकरण में भी जब वो नेत्रेण काणः बोलते हैं, तो नेत्रेण काणः तो ऐसे न बोल करके क्या कहना चाहिए? नेत्रार्धेन काणः, आधी आंख से काना है। क्यों जय जी, यही तो बोलना चाहिए फिर कि ये कैसा है कि आधी आंख से काना है, आधी आंख से सही है। तो सारे व्यवहार सब यही बता रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं। तो एक तो ये उत्तर हो गया था, ये कल यहां तक चर्चा हो गई थी। अब दूसरा उत्तर देते हैं। 4 हैं इसमें, 4 तरह से अर्थ किया इन्होंने। अथवा, यहां से प्रारंभ हो गया ये दूसरा। अथवा दृश्यमानार्थ विरोधः दृष्टांत विरोधः। दृश्यमान अर्थ, दिखाई दिया जाने वाला अर्थ। अर्थ यहाँ पर तात्पर्य नेत्र दोनों अलग अलग, एक नेत्र एक अर्थ, दूसरा नेत्र दूसरा अर्थ।
तो दृश्यमान जो हो रहा है अर्थ, ये कहाँ देखेंगे आगे बताएंगे अभी कि कहाँ देखा इन्होंने, दोनों अलग अलग हैं ये। तो उस अर्थ के साथ आपके दृष्टांत का विरोध हो रहा है, इसलिए दृष्टांत विरोध, दृष्टांत का विरोध है। सूत्र के शब्द को लिया इन्होंने। अब वो कहाँ देखा इन्होंने, दो आंखें अलग अलग हैं, ये कहाँ देखा वो आगे बता रहे हैं। यहाँ कॉमा लगा लीजिए अल्प विराम, दृष्टांत विरोध के आगे, अथवा दृश्यमानार्थ विरोधो दृष्टांत विरोध, ये अलग उपवाक्य हो गया। हाँ, ये आगे स्पष्ट होगा, आगे का वाक्य पूरा पढ़ लेते हैं तब आप पूछना फिर कि मृतस्य ही शिरः कपाले, कोई मर गया, अंत्येष्टि करते हैं। अंत्येष्टि में एक बीच में प्रक्रिया, कुछ जलने के बाद कपाल क्रिया करते हैं। तो कपाल क्रिया वहां न भी करो आप, या किसी के पंजर जो होता है ना, पूरा अस्थि का समुदाय, जो डॉक्टर पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ी जाती है जहाँ पर, तो लेबोरेटरी में आपने देखा होगा वो लगाते हैं, टांग करके पूरा रख लेते हैं, एक एक अंग अलग अलग भी रखते हैं। जो छात्र होते हैं पढ़ने वाले, तो एक एक को दिखाते हैं, सब देखो कैसे कैसे रचना होती है। हाँ, कपाल जो है पूरा, कंकाल प्लास्टिक का भी होता है और असली भी होते हैं, उसी को पंजर क्या कहते हैं, वो सारा कहते हैं ना अस्थि पंजर। तो वो जो कंकाल है उसमें जो ये सिर वाला भाग है, अब वहां पर आप देखेंगे तो ये जो गड्ढा दिखाई देगा यहाँ पर अलग, ये अलग गड्ढा है बिल्कुल। और गड्ढे दोनों जहां समाप्त हो रहे हैं, ये नासास्थि भी वहीं तक जा रही है। आप यूं समझो कि दोनों गड्ढे आंखों के ये गए अंदर तक और समाप्त भी हो गए, और उन्हीं के साथ नासास्थि भी जा रही है बीच में, वो भी समाप्त हो गई। मतलब समाप्ति में जहां ये भित्ति आएगी अंत में, तो अंत में ऐसा नहीं है कि बीच में गड्ढा है नासास्थि में कि दोनों आंखें ऐसे अंत में जाके जुड़ जाएं, ऐसा नहीं है। वो नासास्थि बिना व्यवधान के सीधी जा रही है और अंतिम भित्ति से जाकर के जुड़ेगी, और ये दोनों गड्ढे भी ऐसे ही जा रहे हैं अलग अलग दोनों आंखों के, यानी अंदर जाकर के भी नहीं जुड़ रहे हैं, कहने का तात्पर्य है। जैसे कल जो चर्चा हो रही थी कि उसमें बांस का उदाहरण दिया था, या कड़ी ले लें हम, तो दीवार हमने बीच में खड़ी कर दी, अब इधर की कड़ी अलग दिखाई दे रही है, इधर की अलग दिखाई दे रही है। जो बांस है इधर का अलग, इधर का अलग। लेकिन अगर हम दीवार को देखें, दीवार कहाँ तक जा रही है, दीवार जहां तक जा रही है उसके बाद दीवार जहां समाप्त हो रही है, तो दीवार क्या पूरी लेंटर तक गई है, बांस तक गई, वो दीवार बांस तक ही तो गई, जानी कहां तक चाहिए, लेंटर तक। जैसे बांस लगा हुआ है पूरा, बीच में दीवार खड़ी कर दी गई, अब यहाँ पर जो बांस है इधर का अलग दिख रहा है, इधर का अलग दिख रहा है, दो बांसों का अभिमान, भ्रांति होने लगी। अब उस भ्रांति को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम बीच की दीवार को का परीक्षण करेंगे, देखें ये कहाँ तक जा रही है। तो बीच की दीवार लेंटर पर नहीं छू रही है, बांस पे जाके समाप्त होगी, छू रही है बस। तो पता लगा अरे बांस तो ये देखो जुड़ा हुआ है, दीवार के अंत में जाकर के जुड़ा हुआ है। अब वो छिद्र ही तो मानेंगे उसको हम, अगर बांस को हटाते छिद्र हो गया वहां पर, वो ऐसा छिद्र नासास्थि में नहीं मिलेगा। नासास्थि पूरी ही जा रही है अंत तक, जो भित्ति अंत में आ रही है, जहां दोनों ये आंख के छिद्र गए वो भित्ति पे जाके समाप्त हो गए, नासास्थि भी भित्ति पे जाके समाप्त होगी। छिद्र नहीं है, हाँ, नासास्थि में छिद्र नहीं है। जब जलनेटी करते हैं ना, हमने लोटा लिया, वो यहीं पर है आपका, यहीं पर है। ये नासास्थि दूसरी यहाँ की बात हो रही है। यहाँ किया, मैं समझ गया आपको। ये जो नाक के छिद्र आपके जा रहे हैं, ये छिद्र है नाक के, नासास्थि की बात नहीं हो रही है। ये नासिका के छिद्र हैं दोनों, श्वास लेने के लिए। ये तो आपके गले में जाकर के दोनों जुड़ जाएंगे। ये तो फेफड़ों में जा रहे हैं, ये अंत में कपाल के अंदर नहीं जा रही है, ये तो फेफड़ों में जा रहे हैं। लेकिन अस्थि जो है कपाल में जा रही है अंदर को। ये इस वाली आंख से जो देखा हुआ वो अलग हुआ और इस वाली आंख से अलग ही होता है, लेकिन ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी कि दोनों जुड़ करके एक हमारी दृष्टि बनती है, पूरी अभ्यास हो जाता है देख देखते हमें, और हमें वस्तु अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। अगर हम एक आंख को बंद करके देखेंगे तो इधर का तो एरिया हमें काफी दिखाई देगा है, और इधर का एरिया अब विराम लग गया। जैसे मुझे दरवाजा नहीं दिख रहा है अब, और दोनों खोलेंगे, अब मान लो देख तो मैं सामने ही रहा हूं, लेकिन यदि इधर कोई आए तुरंत पता लग जाएगा।
और होता है ऐसा, सामने दृष्टि रहने पर भी दाएं बाएं भी हमारी पहुंच होती है। कैमरे में नहीं होता है? कैमरा नहीं कर सकता, कैमरा तो सामने का ही करेगा। अब कैमरे में भी अगर इस तरह से दो भाग बनाए जाएं, उसके दो भाग बनाए जाएं कैमरे के भी आंखों के समान, तो वहां भी ऐसा हो सकता है। अगर एक भाग दबा दें हम तो चित्र जो है इधर का साइड का नहीं आएगा। लेकिन कैमरे को तो फोकस उसी तरह से किया गया है कि सामने का ही चित्र लेना है यहाँ। लेकिन मनुष्य का कैमरा और परमात्मा का कैमरा कुछ तो अंतर आएगा ही, रचना में वैशिष्ट्य आएगा उसमें। कैमरा सब और कर लेते हैं, सीसीटीवी जो लगे हैं वो कुछ अधिक जगह। हाँ, तो वो उसी दृष्टि से बनाए जाते हैं। उनकी जो रेंज है वो थोड़ा साइड में ही फैलाई जाती है, क्योंकि वहां केवल एक सामने का फोटो लेना ही उद्देश्य नहीं होता है। तो वो आंख की ही तरह बनाए जाते हैं एक प्रकार से। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि मृतस्य ही शिरः कपाले द्वौ अवटौ। अवट क्या है? ये छिद्र। अवट दो छिद्र हैं, और नासास्थि व्यवहितौ, बीच में नासा की अस्थि से व्यवधान है, व्यवधान से युक्त है। चक्षुषः स्थाने, चक्षुषः स्थाने भेदेन गृह्येते। आपके में एक ही मात्रा लगी है इसमें, सुदर्शन देव जी वाले में है एक ही मात्रा है ना, यहाँ पे आप लोग लगा लीजिए। गृह्येते दो है ना, द्विवचन, ये कर्मवाच्य में है। बाकी ये द्वौ अवटौ गृह्येते, और द्वौ अवटौ का विशेषण नासास्थि व्यवहितौ, नासा की अस्थि से व्यवहित दो छिद्र। और किसके हैं दो छिद्र? वो चक्षुषः स्थाने, जहां जहां चक्षु है। जैसे एक चक्षु ये है, एक चक्षु ये है, तो चक्षुषः स्थाने, चक्षु के स्थान में ये दो छिद्र। भेदेन गृह्येते, भेद रूप से गृहीत हो रहे हैं, यानी ये पृथक ये पृथक, ये भेद हो गया। अल्प विराम। न च एतदेकस्मिन् नासास्थि व्यवहिते संभवति। अगर एक ही चक्षु होता तो नासास्थि का व्यवधान करके ये संभव नहीं था। ये नासास्थि ही स्वयं बता रही है। परमात्मा नासास्थि जो बनाई है उसने, तो अंत में जाकर के तो कम से कम जोड़ता वो, लेकिन अंत में जाकर के भी नहीं जोड़ते वो। तो नासास्थि से व्यवधान जो है ये संभव नहीं था फिर, अगर एक ही चक्षु होता तो। एक तो ये उत्तर, तो इसी का वाक्य था पीछे कि दृश्यमानार्थ विरोध। अब आपको समझ में आ जाएगा वो कि अथवा दृश्यमानार्थ विरोध। दृश्यमान जो अर्थ, दृश्यमान अर्थ क्या हो गया? दो छिद्र अलग अलग, ये दृश्यमान है, देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं कपाल में, उसके साथ विरोध है, क्योंकि वहां दो दिखाई दे रहे हैं। और तुम्हारा दृष्टांत जो है अवयवनाशी भी अवयवी उपलब्धि रहे तू 10वें सूत्र में ये दृष्टांत दिया था, इसका विरोध है यहाँ पर, क्योंकि ये दृश्यमानार्थ ये प्रत्यक्ष है। यहाँ पर प्रत्यक्ष से विरोध आ रहा है तुम्हारे दृष्टांत के द्वारा, तुम्हारा दृष्टांत प्रत्यक्ष के विरुद्ध जा रहा है। ये था वो दृश्यमानार्थ विरोध। अब तीसरा उत्तर, अथच एक विनाशस्य अनियमात्, एक का विनाश होने से दूसरे का भी विनाश हो जाता है, ये तो हो गया नियम। और एक के विनाश से दूसरे का विनाश नहीं होता है, ये हो गया अनियम। तो एक विनाशस्य अनियमात्, एक के विनाश से दूसरे के विनाश का नियम न होने से, और वो पीछे कही दिया था 9वें सूत्र में, है ना, 9वें सूत्र में एक विनाशे द्वितीय अविनाशात् नैकत्वम्, ये सिद्धांति का ही सूत्र था। और दूसरा जो अर्थ किया था हमने अभी, अथवा दृश्यमानार्थ विरोध, ये इधर को ज्यादा जाएगा वैसे देखेंगे आप तो 8वें सूत्र में। 8वें सूत्र में जो कहा था ना, नैकस्मिन् नासास्ति व्यवहिते दित्वाभिमानात्, ये वास्तव में इसको लेकर के था, ये दूसरा अर्थ दिया था उत्तर। क्योंकि पूर्व पक्षी ये मानता था कि नासा ने बीच में विधान डाल दिया है, एक ही दोनों, ये पृथक पृथक नहीं है। तो तीसरे में चल रहे हैं अभी हम कि अथच एकस्य एक विनाशस्य अनियमात् द्वौ इमौ अर्थौ, ये दो अर्थ हैं जैसा 9वें सूत्र में बताया है। तौ च, ये दोनों अर्थ, ये अर्थ कौन है? यही चक्षु, दोनों चक्षु। द्वौ इमौ अर्थौ, तौ च पृथक
आवरण उपघातौ, पृथक इनका आवरण है। देखो ना, एक आंख की पलक अलग है, दूसरे की पलक अलग है, ये आवरण हो गया दोनों का आवरण। ऐसा नहीं है कि हमने एक आंख की पलक बंद कर ली तो दूसरी से भी दिखना बंद हो जाए, एक फिर भी देख रही है। यहां नाश नहीं किया हमने आंख का, केवल आवरण डाल दिया उस पर, हाथ रख लिया, लेकिन दूसरे से दिखाई दे रहा है। तो दीप्त तो सब जगह दिखाई देगा, हर प्रकार से दीप्त बता रहे हैं घुमा घुमा करके, चारों तरफ से कैसे भी कर लो। तो एक विनाशस्य अनियमात द्वौ इमौ अर्थौ तौ च पृथक आवरण उपघातौ, आवरण भी पृथक है उनका, और उपघात जो विनाश एक का हो जाता है तो दूसरे का नहीं होता, वो भी पृथक पृथक है। उपघात भी पृथक है, आवरण भी पृथक है। उपघात जो है, एक का उपघात हो गया तो एक का ही हुआ, दूसरे का नहीं हुआ, दूसरे का हो गया तो पहले का नहीं हुआ। ऐसे ही आवरण, पहले का आवरण है तो दूसरी खुली हुई है, दूसरे का आवरण है तो पहली खुली हुई है। तो आवरण भी पृथक है, उपघात भी पृथक है। पृथक आवरण उपघातौ अनुमीयते विभिन्नौ इति। तो पृथक आवरण उपघात वाले बहुरी समास है ये। किसका है ये विशेषण? अर्थौ, तौ इमौ अर्थौ। विभिन्नौ ये भी इसी के साथ जुड़ जाएगा, द्विवचन। और आंख से जो देखेंगे ज्ञान होगा, उसमें क्रम रहेगा। कैसा क्रम? मतलब कि इस आंख से जब देखा, मतलब इसका पहले ज्ञान हो गया, इसका बाद में, ऐसा कुछ क्रम नहीं, कोई क्रम नहीं, एक साथ होगा, बिल्कुल एक साथ होगा। क्योंकि अनुसंधान करने वाला, प्रतिसंधान करने वाला जीवात्मा वो बैठा हुआ है अंदर, क्योंकि मुख्य केंद्र तो वही है। आंख से प्राप्त ज्ञान पहुंच वही रहा है, सारा वहीं जा रहा है सब कुछ, तो वो एक ही है, इसलिए भेद नहीं होता है। हाँ, ये तो कह सकते हैं हम कि हमने जैसे एक आंख से देखा, अब इधर का हमने एरिया देख लिया, ये दूसरी आंख से इधर का एरिया देख लिया, ये तो क्रम है। इसकी स्मृति अलग बनेगी, इसकी अलग बनेगी, क्योंकि जब आंख दो मान रहे हैं, सिद्धांत पक्ष में दो आंखें हैं, तो एक एक आंख से अलग अलग करके देखेंगे तो क्रम हो जाएगा वैसे। लेकिन दोनों यदि खुली हैं तो क्रम नहीं है अब, क्योंकि दोनों का फोकस एक ही जगह होता है, ये नियम है। दोनों आंख खोल करके व्यक्ति एक आंख से इधर फोकस कर ले, एक से इधर कर ले, ये संभव नहीं है। जैसे हम पढ़ रहे हैं ये, और पढ़ते समय हम यदि एक वर्ण पर हैं, शब्द भी छोड़ो आप, एक वर्ण पर है यदि, तो एक वर्ण ही दिखाई देगा, दूसरा नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि एक आंख से एक वर्ण पर फोकस कर लो, दूसरी आंख से दूसरी वर्ण पर फोकस कर लो, हाँ, दूसरा पृष्ठ पढ़ लें, ये संभव नहीं है। कुछ लोग अभ्यास करते हैं तो उनके ये जो बीच वाले जो है वो अलग अलग स्थान पर बदल जाते हैं। हाँ, तो अभ्यास की बात अलग है, उसमें तो अभ्यास करके तो लोग कान भी हिला लेते हैं ऐसे करके, बिना हाथ लगाए, पीठ की खाल हिला लेंगे, बहुत करते हैं लोग अभ्यास की, वो चीज अलग रही। लेकिन उससे ये सिद्धांत खंडित नहीं होगा कि आंख दो है, ये बात तो मुख्य ये है। दो हैं, एक तो पूर्व पक्षी मान रहा है दो हैं आंख ये। अब दो हैं आंख तो कोई ये प्रश्न कर सकता है कि फिर ज्ञानेंद्रियां कितनी हुई? अभी नाक और कान की तो बात नहीं हुई है, हम आंख को ही ले लें तो एक संख्या तो बढ़ गई ना, तो 6 ज्ञानेंद्रियां हो गई तो वहां आंख फिर जाती है, जाति में एक वचन, जाति एक है आंख, ये भी आंख, ये भी आंख, तो एक जाति के रूप में एक आंख है। जो वृक्ष का दृष्टांत दिया है, एक एक अवयव, तो हम ऐसे तो नहीं मान सकते कि इसका अवयव ये और इसका अवयव ये। हाँ, नहीं मान सकते इसका, लेकिन पूर्व पक्षी तो यही मान के चल रहा था कि ये आंख तो एक ही है और ये इसका अवयव है और ये इसका अवयव है, लेकिन वैसे नहीं होगा। वृक्ष का ही दृष्टांत दिया उसने, हालांकि वृक्ष का दृष्टांत सूत्र में नहीं है, लेकिन जब भाष्यकार खोल रहा है उसको तो हम ये मान के चलेंगे कि पूर्व पक्षी की यही मान्यता है। भाष्यकार जो शब्द ला रहा है पूर्व पक्षी की वही मान्यता मानी जाएगी, क्योंकि भाष्यकार इतना मूर्ख नहीं है कि पूर्व पक्षी कुछ और मानता हो, भाष्यकार कुछ और प्रकार से बोल रहा हो। ये हम बात मान के चलेंगे हर जगह, ये बात सब जगह लगेगी।
तो एक तो ये हो गया, ये तीसरा था ये कि द्वौ इमौ अर्थौ तौ च पृथक आवरण उपघातौ, पृथक है आवरण और उपघात जिसके जिनके ऐसे विभिन्न अलग अलग अनुमीयते अनुमित किए जाते हैं। ये अनुमित इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ कपाल का भेदन तो किया नहीं है, बाहर बाहर से ही देख रहे हैं सब, तो अंदर भी ये अलग अलग है, ये अनुमान हो जाएगा क्योंकि दोनों के उपघात अलग है, दोनों के आवरण अलग है। अब चौथा ये अंत में है, अब इसमें अथवा शब्द नहीं है लेकिन ये है चौथा ही ये कि अवपीडनाच, ये च से ही लग जाएगा कि हाँ ये दूसरी बात कह रहे हैं, अलग है ये। अवपीडन, अवपीडन से भी, अवपीडन क्या है, ये जैसे दबाना आंख का, इसको दबाना या इसको दबाना। तो अवपीडन से होता क्या है कि एकस्य चक्षुषः, एक चक्षु का अवपीडन किया गया, एक आंख को दबाया गया नीचे से या ऊपर से। एकस्य चक्षुषः अवपीडनात् रश्मि विषय सन्निकर्षस्य, ये चक्षुषः में षष्ठी है, इधर को जोड़ लेंगे कि चक्षु का, चक्षु के सन्निकर्ष का, और चक्षु के सन्निकर्ष का, सन्निकर्ष किससे, रश्मि विषय, हम जिस वस्तु को देखते हैं वहां से रश्मियां निकलती हैं, वो चक्षु पर आती हैं, तब चक्षु उस आकृति को अंदर पहुंचाता है। ये एक प्रक्रिया है। और रश्मि से विषय का, जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे ये सामने है ये, तो इससे इस पर जो प्रकाश आ रहा है ये वाला, या सूर्य का, वो प्रकाश परावर्तित होकर के चक्षु पर जाएगा। नहीं, ऐसा ही है। नहीं, वो चर्चा और आएगी आगे, अभी तब समझ जाओगे धीरे धीरे विस्तार से। उसमें बहुत भ्रांतियां हैं, तुम जो कह रहे हो ना, बात वो भी है, मान्यता फैली हुई है ऐसी भी। उसमें हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को अंधेरे कमरे में खड़ा कर दिया जाए, अंधेरे कमरे में, क्या उसकी आंख चमकेगी बाहर वाले को? अगर चक्षु में रश्मियां हैं तो रश्मि अग्नि का गुण है, उसमें प्रकाश होता है, चमकनी चाहिए, है ना? नहीं चमकती है। अच्छा, फिर दूसरी बात कि अंधेरे कमरे में खड़ा व्यक्ति बाहर की वस्तु को देख सकता है कि नहीं? देख सकता है। तो अंधेरे कमरे में खड़ा व्यक्ति है तो उसके पास प्रकाश तो है नहीं, कहीं से आ ही नहीं रहा है, तो वहां रश्मियां है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है, वो कैसे बाहर जाएंगी? वस्तु की रश्मियां अंदर पहुंची हैं उसके नेत्र पर। ये पीछे भी आ चुका था एक बार, तुम जब नहीं आते थे कक्षा में, पीछे चर्चा काफी हुई है इसके ऊपर। तो रश्मि वस्तु से आई और वही रश्मि फिर उस विषय को लाई है। तो रश्मि विषय, रश्मि के द्वारा जो विषय गृहीत हो रहा है उसका सन्निकर्ष चक्षु के साथ हुआ। अब वो जो सन्निकर्ष हुआ है, जैसे मैं इसको सामने रख करके ऐसे देखूं और ऐसे कर लूं, इसको एक आंख को दबाऊं, तो ये दो दिखाई दे रहे हैं। आप करके देख लो, ऐसे खूब खेल करते हैं बचपन में लोग। और वो भी ऐसे, जैसे इधर का हिस्सा दबाएंगे तो ये वस्तु किधर और हटेगी, इधर का दबाएंगे तो और प्रकार से इधर का, या ऊपर दबाएंगे साइड में, ये अब ये साइड में हट गई। ऐसे करके दो दो रूप बन जाते हैं। और वो बीमारी अलग है कि दो दिखना, वहां कोई दबा के नहीं देखते हैं वो बीमारी है, दो दो, तीन तीन, चार चार, तो ये जो दे रहे हैं यहाँ उदाहरण, ये बताने के लिए कि अवपीडन से भी चक्षु दो सिद्ध हो रहे हैं। यानी एक चक्षु का अवपीडन किया गया और वहां पर उसका दृश्य का भेद हो गया। दृश्य भेद इव, दृश्य भेद इव लगाया है, यानी कि दृश्य भेद है नहीं, वो है एक ही, लेकिन भेद इव, अलग अलग है ऐसा, ऐसा लग रहा है। गृह्यते, ये गृह्यते का कौन है कर्म? यही भेद, दृश्य भेद, दृश्य का भेद गृहीत हो रहा है। किससे? अवपीडन से। क्यों हो रहा है? कि चक्षु के साथ में जो रश्मि का सन्निकर्ष हुआ है, विषय का सन्निकर्ष हुआ है, वो भेद हो गया उसमें। अब तच्च एकत्वे विरुद्धते, तो ये जो भेद गृहीत हो रहा है, दो दो वस्तुएं दिखाई देने लगी हैं, ये यदि आंख एक ही हो पूरी तो ठीक है, हमने एक हिस्सा दबा लिया,
तो एक हिस्सा दबाने से दूसरी आंख से तो साफ नहीं दिखाई देना चाहिए। नहीं, जिस आंख को दबाएंगे हम उधर का ही दृश्य और उधर हमने कोई वस्तु रखी है वो दो दो दिखाई देने लगेंगी। दूसरी वाले का भाग वो सही रहेगा। और अवपीडन निवृत्तौ, अवपीडन करना बंद कर दो आप। अवपीडन निवृत्तौ च अभिन्न प्रतिसंधानम, अभिन्न प्रतिसंधानम, अब भिन्न भिन्न जानकारी नहीं हो रही, अब एक ही है वस्तु को। इति तस्माद एकस्य व्यवधान अनुपपत्ति ही, इसलिए एक का इन्हें एक मान करके हम जो नासास्थि से व्यवधान मान रहे हैं, पूर्व पक्षी मान रहा है, इसकी सिद्धि नहीं होती। अर्थात दो ही है, ये कोई व्यवधान नहीं है बीच में, ये इन्होंने सिद्ध किया। अब आगे देखिए, अब अन्य बात ले रहे हैं। विषय वही चल रहा है कि देह आदि संघात से आत्मा भिन्न है, विषय वही है अभी। तो अगले सूत्र की भूमिका बनाई अनुमीयते च, अन्य प्रकार से भी अनुमान हो रहा है। क्या कि अयम चेतना, चेतन अंत में वाला जो है ना, ये अयम के साथ में जोड़ लीजिए। अयम चेतना, ये जो चेतन है, क्या अनुमान हो रहा है कि ये चेतन देहादि संघात व्यतिरिक्त, देह आदि संघात से भिन्न है। ये अन्य प्रकार से भी अनुमान हो रहा है। वो कौन सा प्रकार है अगले सूत्र में? तो 12वां सूत्र बोलेंगे इंद्रियांतर विकारात। तो ये भी एक ऐसा दृष्टांत है कि जो हम सबके लिए प्रत्यात्म वेदनीय है, प्रत्यक्ष है। नींबू कहीं दिख जाए तो क्या होता है, मुंह में पानी आने लगता है। कहते ना देख करके लार टपकने लगी इसकी। तो ये लार आना, ये मुख में पानी, इसको संस्कृत में बोलते हैं दंतोदक। दंतोदक इसलिए कि दंत और मसूड़े जहाँ होते हैं, ये वहीं से ग्रंथियों में से लार निकलती है। लार को कहते हैं दंतोदक। दंतोदक वो शब्द इन्होंने ही प्रयोग किया है, दंतोदक का, भाष्यकार ने। तो इंद्रियांतर विकारात, एक इंद्रिय से विषय का प्रत्यक्ष हुआ, नेत्र से ले लें या नासिका से ले लें, गंध अथवा रूप, इन दो से ज्यादा स्पष्ट हो जाती है बात। अन्य भी ले सकते हैं लेकिन दो से ज्यादा स्पष्ट है। तो इंद्रियांतर विकारात, एक इंद्रिय से विषय का ग्रहण किया, दूसरी इंद्रिय में विकार आने से, दूसरी इंद्रिय में विकार आने से क्या पता लगा कि देह आदि संघात से आत्मा अलग है। कैसे है भाष्य में देखिए कि कस्यचिद अम्ल फलस्य, कोई अम्ल फल, अम्ल फल इसलिए लिया गया क्योंकि खट्टी वस्तु से ज्यादा पानी आता है, और वो भी उसको आता है कि जो उसके खाया है वो तो खैर बात आ ही जाएगी, उसकी रुचि भी हो उसमें। और जिसकी खट्टे पदार्थ में रुचि नहीं होती है उसको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसकी लालसा होगी मुझे मिले, जैसे खास करके इमली बहुत खाते हैं लोग, लड़कियां बहुत इमली खाती हैं, अचार वगैरह है, हाँ कई चीजें हैं ऐसी। और किसी को नहीं है पसंद, ये मुझे बिल्कुल नहीं है खट्टी वस्तु पसंद, कोई भी हो चाहे। खट्टा मुझे कभी नहीं अच्छा लगता, मेरी मीठे में अधिक रुचि है। हाँ नहीं आएगा मुझे, नहीं खट्टा नहीं अच्छा लगता बिल्कुल, बिल्कुल नहीं है रुचि। मुझे कढ़ी तक नहीं अच्छी लगती, कढ़ी भी, क्योंकि उसमें भी खट्टापन थोड़ा हो जाता है। तो मैं कढ़ी जब आती है कभी कभी भोजन बनती है तो मैं उसमें चीनी डालता हूँ पहले। गुजरात में हम गए थे, वहां बड़ा अच्छा लगा भोजन के, वहां हर चीज में मीठा पड़ता। मैंने कहा हाँ ये है पसंद का। करेला खट्टा कहाँ होता है, कड़वा करेला, हाँ करेला का कड़वापन तो अच्छा लगता है और कड़वापन नहीं अच्छा लगता, क्योंकि करेला का कड़वापन कुछ भिन्न प्रकार का है। कड़वेपन भी बहुत प्रकार के होते हैं अलग अलग। कटु रस कह दिया हमने, फिर भी बहुत सारे भेद हैं उसके। एक नीम का कड़वापन वो नहीं अच्छा लगता,
और करेले का अच्छा लगता है। लेकिन जो करेला जो नमक वाला बनाते हैं, महिलाएं बनाती है ना कभी कभी, उसमें बहुत सारे मसाले डाल करके और ये वो तो नहीं अच्छा लगता मुझे, क्योंकि उसमें जो करेले का स्वाद है वो तो आता ही नहीं, वो मसाले आ गए सारे उसमें। फिर ऐसा करता हूँ मैं, कभी बनता भी है तो मैं अलग से अपना मीठा वाला करेला बनवाता हूँ। 2 तरह से बनते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, पूरा साबित करेला ही रख देते हैं ना, चीर करके उसमें मसाला भर के बनाते हैं। तो उसमें 2 तरह से बनता है, एक मीठा वाला करेला, एक वैसा। तो वो अच्छा लगता है मीठा वाला, और खराब नहीं होता है, काफी दिन तक सफर में ले जाते हैं लोग बना करके, पूड़ियों के साथ खाते हैं। तो कस्यचित अम्ल फल से, इन्होंने अम्ल फल को लिया। और कैसा अम्ल फल है ये कि गृहीत तद रस साहचर्ये रूपे गंधेवा, यानी किसी अम्ल फल के, देखो इस वाक्य को थोड़ा समझना पड़ेगा, ये वैसा है, समास कैसा है इसमें देखना है कि रूपे गंधेवा, ये जो शब्द आ रहे हैं आगे कि रूप या गंध, इनमें से एक को पकड़ा, एक को ग्रहण किया गया है। रूप देखा है तो आंखों से देख लिया, गंध नासिका से आ गई, आंख बंद है, मान लो हम दूसरे कमरे में हैं, कभी कोई बैठे होते हैं दूसरे कमरे में और कोई तड़का वगैरह रसोई में लग रहा हो, तो यदि हमारी रुचि है उसमें, एकदम भोजन के प्रति रुचि हो जाएगी तुरंत ही कि आज तो लगता है कि अच्छी चीज बन रही है। तो गंध से पता लग जाता है किस चीज का, मेथी का है किसका है। हाँ, मेथी है, हींग है, इनकी गंधें बड़ी अच्छी लगती हैं जब छौंक लगाते हैं। तो ये जो अम्ल फल है, इसकी षष्ठी है ये, इसी के साथ में रूप और गंध लेंगे, यानी अम्ल फल के रूप और गंध के होने पर, ये इतना जोड़ लो इसको। और रूप और गंध का विशेषण है गृहीत तदरस साहचर्य। अब यहां देखो आप, गृहीत ग्रहण कर लिया गया है, तदरस तस्य रसः, वो तस्य कौन है, अम्ल फल, यानी ग्रहण कर लिया गया है अम्ल फल का रस, ठीक है। और उस रस के साथ साहचर्य, उस रस के साथ रूप और गंध भी, रूप और गंध भी, अर्थात ये जो रूप है ये ऐसा है कि रस के साथ ग्रहण कर लिया गया था। गंध कैसा है, रस के साथ ग्रहण कर लिया गया था। ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये पानी मुख में आना, ये उसी व्यक्ति के होगा जिसने पहले उसके रस को ग्रहण कर लिया है, उसकी गंध को ग्रहण कर लिया है और उसको देख भी लिया है। ये तब घटना घटेगी, वैसे नहीं घटेगी। मान लो किसी को आंख बंद करके, पहली बार जीवन में आंख बंद करके नींबू खिला दो, आंख मत खुलवाओ, अब उस नींबू को हटा दो, आप बिल्कुल दिखाओ मत उसके लिए, आंख खोल दी गई है, दिखाया नहीं गया है। अब कालांतर में अब नींबू दिखाया जाए उसको, वो पता लगेगा इसको क्या इसी का रस था वो। ऐसे ही गंध का है कि गंध बार बार हम जब ग्रहण करते हैं किसी वस्तु की और उसके रस को भी ले लिया है हमने, तब गंध आएगी तो रस की स्मृति आएगी तुरंत ही। बार गंध ले तो घ्राण शक्ति खराब हो जाएगी हैं? कहाँ घ्राण शक्ति खराब हो जाएगी? आप मान लीजिए, देख लीजिए, जब एक ही चीज को बार बार घ्राण लेते ना, घ्राण शक्ति खत्म ही हो जाता है। जैसे ये जो बिस्टा वगैरह उठाते हैं ना, नहीं खत्म हो जाती है नहीं कहेंगे उसको, वो अन्य आप किसी स्थान में ले जाओगे उनको सुगंधित पदार्थों में तो उनकी गंध आएगी, खराब नहीं हुई है, लेकिन उसको सूंघते सूंघते उसका अभ्यास हो जाता है, वो उनको प्रभावित नहीं करती। आप ये तो कह सकते हैं प्रभावित नहीं करती है। लेकिन अन्य गंध हैं जिनमें वो नहीं रह रहे हैं और आप वहां ले जाओ उनको, तो अन्य गंध नहीं आएगी क्या? उसी का तो नहीं चल रहा है पता, अभ्यास हो गया, उसमें रह रहे हैं लगातार वो। लेकिन जो गंध नहीं ग्रहण की है उन्होंने, वहां ले जाएंगे आप तो वहां ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे? वो ये नहीं कह सकते कि हम तो वहां रहते थे इसलिए वो नासिका में सूंघने की शक्ति समाप्त हो गई, यहाँ भी नहीं हम सूंघ पा रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते वो। किनारे किनारे लोग रहते हैं। हाँ, नाले के पास होते रहते हैं और वो रहते हैं। लेकिन नया व्यक्ति जाएगा वो परेशान हो जाएगा, लेकिन उससे कहेंगे तुम्हारी परेशानी कुछ ना रहेगी, 8-10 दिन रह लो यहाँ पे। और मैं वहाँ जाता हूँ मेरठ में कभी कभी, वो शास्त्री नगर में, वहाँ आर्य समाज के पास नहीं नाला है वो। अब मैं जब भी जाता हूँ बुरा हाल, तो मैं कहता हूँ मेरे रहने का प्रबंध कहीं अलग करवाइए। और वहाँ के लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है,
आगरा में जाते हैं, वहाँ का पानी थोड़ा खारा खारा पानी है, वहाँ बिल्कुल है। हम गए थे तो हमको सहन नहीं होता था, वो कहे कि कुछ दिन रहेंगे। हाँ, वो अभ्यास पड़ जाता है, तो वो चीज अलग है। तो यहाँ कह रहे हैं कस्यचित अम्ल फल से, कोई भी खट्टा फल और उसके रस के साथ साथ रूप और गंध का भी ग्रहण होने पर, सती सप्तमी, ठीक है, रूपे गंधे में, यहां तक हो गया। अब आगे केनचित इंद्रियेण गृह्यमाणे। अब केनचित इंद्रियेण, किसी एक, क्यों केन में एक वचन है, तो किसी एक इंद्रिय के द्वारा, गृह्यमाणे में भी सप्तमी है, उधर रूपे गंधे में सप्तमी थी, तो इंद्रियेण रूपे गंधे व गृह्यमाणे। अब रस की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, रस में सप्तमी नहीं है, रूपे गृह्यमाणे गंधे गृह्यमाणे। अब केनचित इंद्रियेण, अगर नेत्र लेंगे हम तो रूपे गृह्यमाणे, नासिका लेंगे तो गंधे गृह्यमाणे, एक का ग्रहण किया गया। अब क्या हुआ, रसनस्य इंद्रियांतरस्य, ये इंद्रियांतर कौन है, रसना, ये इंद्रियांतर है। अब क्योंकि प्रत्यक्ष यहाँ रूप का हो रहा है, प्रत्यक्ष गंध का हो रहा है, रस का प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु इंद्रियांतरस्य रसनस्य विकारः, इसमें विकार आ गया। विकार तात्पर्य वही लार आने लगी। और क्यों आया, रसानु स्मृतौ, रस की स्मृति आ गई पीछे से, गंध और रूप सामने आते ही रस की स्मृति आ गई, है ना। ये कल भी कर रहा था फोन, संदेश देखना क्या कहता है। तो रसानु स्मृतौ, रस की स्मृति आ गई। और रस की स्मृति होने पर, ये भी रस की स्मृति कब होती है वो भी बता रहे हैं कि रस गर्धी प्रवर्तितः, रस की स्मृति होने पर लार कब आएगी, प्रश्न ये है। रस की स्मृति तो आ गई, लेकिन लार आना ना आना ये अगली बात पर निर्भर है, जो आगे बताने जा रहे हैं कि रस गर्धी प्रवर्तितः दंतोदक संप्लव भूतः। रस गर्धी, रस का जो गर्धा करने वाला है, गर्धा माने इच्छा, लालसा, लालच को बोलते हैं ना गर्धा। तो यहाँ लालच का तात्पर्य वही कि उस रस को वो चाहता है। तो वो मैंने पीछे कहा था कि किसी को यदि खट्टा पदार्थ अच्छा नहीं लगता है तो उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा उतना, रस की गर्धा होनी चाहिए उसमें। तो रसस्य गर्धा विद्यते यस्य, रस की गर्धा है जिसकी, इन्हीं प्रत्यय करके रस गर्धी, रस गर्धा वाला, उसके द्वारा, रस गर्धिना प्रवर्तितः, रस गर्धी के द्वारा प्रवर्तित होगा कौन, वही लार, दंतोदक, दंतोदक संप्लव भूतः, दंतोदक संप्लव भूत, दंतोदक का जो संप्लव हो रहा है उसका भूत, भूत माने होना, तो दंतोदक संप्लव भूतः गृह्यते, तब गृहित होता है, वैसे गृहित नहीं होगा। अगर रस गर्धी नहीं है व्यक्ति तो दंतोदक नहीं होगा, और रस गर्धी है, उस रस की आकांक्षा है उसको, गृध्वभिकांक्षायाम, तब ये दंतोदक आता है। लेकिन ये दंतोदक आ रहा है यहाँ, इससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं ये कि नेत्र ने रूप को देखा, रसना ने तो नहीं देखा था, रसना ने नहीं देखा था, तो रसना को कैसे पता लग गया। यदि देहांतर देह आदि संघात से भिन्न आत्मा न माना जाए और ये पृथक पृथक अलग अलग तत्व चेतन मान लिए जाएं, तो नेत्र ने रूप को देखा है, रसना अलग है, नेत्र अलग है, पूर्व पक्षी की दृष्टि में, तो रसना अलग करता हो गया, नेत्र अलग करता हो गया, ठीक है। तो नेत्र के द्वारा देखा हुआ रूप रसना तक कैसे पहुंचेगा, कोई जोड़ने वाला तो हो पीछे से, वो जोड़ने वाला देहादि संघात से अतिरिक्त आत्मा है, वो जोड़ता है। उसको पता है कि मैंने जिसका रूप मैं देख रहा हूं उसका रस पहले मैं ले चुका हूं, उसकी स्मृति आ रही है। नेत्र को स्मृति नहीं आ रही है रूप की, उसको आ रही है जो अलग चेतन है। तो दंतोदक संप्लव भूतो गृह्यते हैं, संप्लव ये जो अंदर तैर रहा है जल, जो बाढ़ आ रही है अंदर लार की,
हाँ, संप्लव बाढ़ को बोलते हैं नहीं। जी। तो बहुत सारा निकलने लगा तो बाढ़ आ रही है, वही संप्लव है दंतोदक का, भर जाता है मुख। तो तस्य इंद्रिय चैतन्य अनुपपत्ति ही, तो इस दंतोदक का उत्पन्न होना, ये एक एक इंद्रिय अलग चेतन है ऐसा मानने पर अनुपपत्ति ही, ये सिद्ध नहीं होगा। क्यों? उसमें हेतु दिया है, कारण बता दिया कि न अन्य दृष्टम अन्य स्मरति, अन्य के देखे हुए का अन्य स्मरण नहीं करता। जैसे कि दो मनुष्य पृथक पृथक, तो जैसे दो मनुष्य पृथक पृथक, ऐसे ही फिर नेत्र और रसना ये भी दो पृथक पृथक, नासिका और रसना ये भी दो पृथक पृथक। इंद्रियों के चैतन्य आने के बाद में क्या मानने पर, हाँ। जैसा पूर्व पक्षी मान रहा था, मानने पर हाँ। ये लाल निकलेगी। नेत्र अलग चेतन, रसना अलग चेतन, जैसे आप अलग चेतन ये अलग चेतन। ये देखें नींबू को, आप दूसरे कमरे में बैठे हो, आपके मुंह में पानी आएगा। तो नेत्र ने देखा, रसना ने नहीं देखा था, रसना में पानी क्यों आने लगा? रसना को कैसे पता लग गया? नेत्र ने देख लिया है। जैसे आपको पता नहीं लग रहा है गिरिदेव जी ने जो है नींबू को देख लिया है, आपके मुंह में क्यों नहीं पानी आ रहा है? आप कहेंगे मैंने देखा ही नहीं था। तो रसना कहेगी मैं तो देख ही नहीं रही हूं, मेरे मुंह में पानी क्यों आ रहा है? लेकिन आ रहा है, आ रहा है तो कोई तत्व ऐसा है जो रसना से भी जुड़ा हुआ है, जो नेत्र से भी जुड़ा हुआ है, जो गंध नासिका से भी जुड़ा हुआ है, उसको स्मृति आ रही है। तो न अन्य दृष्टम अन्य स्मरति। अब यहाँ से पूर्व पक्षी खंडन करता है फिर इस बात का, क्या इसने स्मृति शब्द को पकड़ लिया। तो 13वां सूत्र बोलेंगे न स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वात्, कि यहाँ आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। ये जो स्मर्तव्य विषय है, स्मर्तव्य विषय क्या है? यहाँ पर रस, रस की स्मृति आई थी। तो स्मर्तव्य स्मरण करने योग्य विषय ये किसका होता है? कहा स्मृति का होता है। ये तो अब यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इसने आत्मा की जगह स्मृति को रख दिया, लेकिन क्योंकि आत्मा शब्द उसको जो है गंवारा नहीं हो रहा है, तो स्मृति को एक अलग से मान रहा है। वो कहता है ये तो स्मृति ने याद किया है उसको, रस को आत्मा ने कहाँ याद किया है? मतलब वही जो अनुभूत विषय संप्रमोषा हमने पहले आचार। हाँ, तो स्मृति का विषय स्मर्तव्य होता है। तो स्मृति ने रस का स्मरण कर लिया, इसमें आत्मा क्यों ला रहे हो बीच में आप? स्मृति है, स्मृति का स्मर्तव्य विषय होने से न, आपका कथन ठीक नहीं है। स्मृतिर नाम धर्म निमित्ताद उत्पद्यते। ये स्मृति नाम का जो धर्म है ये निमित्त से उत्पन्न होता है। क्यों लगा नहीं था फोन उस समय? ऑन करो। तो स्मृति का स्मृतिर नाम धर्मो निमित्ताद उत्पद्यते। इधर से कर लो, ये कमरा ढूंढना होगा शायद कहीं। स्मृति नाम का जो धर्म है ये निमित्त से उत्पन्न हो रहा है। और तस्याह स्मर्तव्यो विषय, उस स्मृति का स्त्रीलिंग है तस्याह, उसका उस स्मृति का स्मर्तव्य विषय होता है। विषय उसका स्मर्तव्य है, स्मरण करने योग्य है, वो अपना काम करेगी। तत्कृतः इंद्रियांतर विकारः न आत्मकृतः इति। तो तत्कृतः उस स्मृति के द्वारा ये इंद्रियांतर विकार किया हुआ है, जो लार का उत्पन्न होना है, ये आत्मा के द्वारा किया हुआ नहीं है। तो स्मृति को अलग मानने लगा ये तत् से किसको लिया है? स्मृति तया कृतः तत्कृतः। कौन? इंद्रियांतर विकार। इंद्रियांतर विकार में कारण कौन बन रहा है? स्मृति। आत्मा नहीं कारण बन रहा है इसमें। न आत्मकृतः, आत्मना न कृतः, उससे उत्पन्न हुआ है ये मुख में पानी आना, इसमें स्मृति कारण है। तो ये खंडन किया इसने पीछे, उसका फिर आगे अब सिद्धांती उत्तर देगा। अब इतने तक को याद रखें आप कि अभी इसका सिद्धांती की बात का खंडन हो चुका है। अब सिद्धांती उसका निराकरण करेगा और ये अब आगे करेंगे इसके लिए। ये सूत्र बड़ा है, ये 14वां।
और ये आत्मा का गुण सिद्ध करेगा स्मृति के लिए। इन स्मृति अलग से नहीं है, स्मृति आत्मा का एक गुण है, ये सिद्ध करके उसका उत्तर देगा। प्रणव ध्वनि। ओ